है कि कौन सा अपैरेटस किस मेजरमेंट के लिए जो है वो सूटेबल है। सबसे पहला लिखा हुआ है कि 25.0 सेंटीमीटर क्यूब उसने मेजर करना है। और अपैरेटस आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई जो है वो मेजरिंग सिलेंडर है। तो याद रखना कि मेजरिंग सिलेंडर इतना एक्यूरेट नहीं होता। देखो इन्होंने 25.0 लिखा है, तो 25.0 का मतलब यह है कि बिल्कुल एक्यूरेट उसको 25 ही मेजर करना है। तो मेजरिंग सिलेंडर तो इतना एक्यूरेट नहीं करता मेजरमेंट। दूसरा फिर वो कह रहा है कि 32.7 सेंटीमीटर क्यूब पिपेट। पिपिट वैसे एक्यूरेट होता है, ओके। पिपिट वैसे जो है वो एक्यूरेट होता है। बाकी गैस सिरिंज का लिखा हुआ है कि जो है ना 75 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो गैस सिरिंज क्या करेगा, मेजर करेगा। या तो लिखा हुआ है कि 80 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ब्यूरिट जो है मेजर करेगा। क्या कहते हो, क्या इसका जो है ना वो आंसर होना चाहिए? हाँ भाई, डी। क्या कह रहे हो? डी। डी फॉर डॉक्टर। हम्म। देखें, 25 जो है वो पिपेट में डालते हैं हम हमेशा, तो ये मेजरिंग सिलेंडर हो ही नहीं सकता। और पिपेट में हम 25 तक डाल सकते हैं, तो ये बी नहीं हो सकता। पिपेट में हम कितना डालते हैं? 25 डालते हैं, अच्छा। और और जो 75 है ये गैस के लिए कम नहीं। देखो इसमें होता यह है कि हमारा जो आंसर है ना, ये आंसर है सी। ठीक है। इसकी वजह बताता हूँ कि जो ब्यूरेट होता है ना हमारा, वो 50 cm क्यूब से ज्यादा का नहीं होता। ब्यूरेट की मैं आपको लेंथ बता रहा हूँ। हम्म। ब्यूरेट की जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 50 cm क्यूब होती है। तो ये 80 cm क्यूब सॉल्यूशन ब्यूरेट को कैसे मेजर करेगा? इसी तरह से ए की अगर मैं बात करूं तो मेजरिंग सिलेंडर इतना एक्यूरेट नहीं होता। बी की अगर मैं बात करूं तो पिपेट 25 cm क्यूब का होता है। और जो है अपना और फिक्स क्वांटिटी को मेजर कर रहा होता है पिपेट जो है ना, उस पे एक मार्क लगा हुआ होता है, अप टू द मार्क। इसी तरह से सी जो है वो गैस सिरिंज होता है, और इन्होंने सिर्फ 75 लिखा हुआ है, 75.0 वगैरह इस तरह का कुछ नहीं लिखा हुआ। गैस सिरिंज इतना एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन जो वॉल्यूम इन्होंने लिखा हुआ है ओनली 75। जब ओनली लिखा हुआ हो ना, पॉइंट ना लगाया हुआ हो, तो मतलब हम्म। वो वैल्यू इनएक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। लेकिन ये है कि गैस सिरिंज इस तरह के वॉल्यूम को मेजर कर लेता है। तो इसलिए जो है वो आपका सी ऑप्शन सही है। ये एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम बता रहे होते हैं कि भाई ये इसलिए यूज होता है, बीकर इसलिए यूज होता है, कॉनिकल फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, पिपेट है, इसी तरह से स्पैचुला है। सारी चीजों के जो है ना वो यूजेस बता रहे होते हैं। तो बेसिकली ये उसी का ही पार्ट है। फिर क्वेश्चन टू में कह रहा है अ लिक्विड एक्स इज डिस्टिल्ड फ्रॉम अ मिक्सचर यूजिंग apparatus shown. During the distillation, the thermometer reads from 150 degrees Celsius to 160 degrees Celsius. Which information about liquid X is correct? Which information about liquid X is correct? So the liquid in X may or may not be miscible, mixed with each other. फिर B में कह रहा है X is a mixture that can be separated by distillation. और फिर कह रहा है X must contain two liquids with boiling points 150 degree Celsius and 160 degree Celsius. और फिर कह रहा है D में X must have been obtained by the fractional distillation of petroleum. देखो एक चीज तो हम बता दें आपको, ये जो पूरा सेटअप आपके पास लगा हुआ है, ये सेटअप है सिंपल डिस्टिलेशन का। पहले तो आपको ये पता हो, ये सिंपल डिस्टिलेशन का सेटअप है, ओके। अब सिंपल डिस्टिलेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, इन्होंने क्या किया है कि कोई मिक्सचर लिया होगा और उनको उन्होंने सेपरेट कर दिया होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो वो यही कह रहा है कि ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन द थर्मोमीटर रीड्स, ये थर्मोमीटर लगा हुआ है आपके पास, इट रीड्स फ्रॉम 150 डिग्री सेल्सियस टू 160 डिग्री सेल्सियस। विच इंफॉर्मेशन अबाउट लिक्विड एक्स इज करेक्ट? ये लिक्विड एक्स वो है जो यहां से सेपरेट हुआ है, ओके। तो कह रहा है इस टेम्परेचर को देखकर जो हमने थर्मोमीटर में देखा है, हम लिक्विड एक्स के बारे में क्या कह सकते हैं? तो ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है कि द लिक्विड्स इन एक्स मे और मे नॉट बी मिसिबल। मे और मे नॉट बी मिसिबल का मतलब होता है मिक्स विद ईच अदर, मिक्स विद ईच अदर। देखो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ए आंसर इसका
बिल्कुल सही है, क्योंकि लिक्विड एक्स के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि वो सॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है, बल्कि हम तो सेपरेट कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ गया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ गया, वो पहले वेपर्स बन गए, वेपर्स यहाँ से आए, ऐसे 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 करके वो वेपर यहाँ से सेपरेट हो गया। तो हम तो दो लिक्विड्स को सेपरेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब वो लिक्विड जो है मे और मे नॉट बी मिसिबल, वो तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, सॉल्युबल भी हो सकता है, इनसॉल्युबल भी हो सकता है वो। तो बी क्यों गलत है? कह रहा है एक्स इज अ मिक्सचर, एक्स इज अ मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड बाय जो है वो डिस्टिलेशन। भाई एक्स तो सेपरेट हो चुका है, देखो जो चीज यहाँ पर आ जाती है वो सेपरेट हो चुकी है, अब उसको फर्दर तुम क्या सेपरेट करोगे? तो बी में कह रहा है कि एक्स इज अ मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, नहीं डिस्टिलेशन उसकी हो चुकी है। ओके। सी में कह रहा है एक्स मस्ट कंटेन टू लिक्विड्स, नहीं, एक्स एक ही लिक्विड होगा, याद रखना, मस्ट नहीं होगा ये। एक्स मस्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दिस इज नॉट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सिंपल डिस्टिलेशन है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का तो अपैरेटस ही बिल्कुल सेपरेट होता है। सिंपल डिस्टिलेशन का अपैरेटस और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अपैरेटस में जमीन आसमान का फर्क होता है, उसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा हुआ होता है, Sir, इसमें आपको कहीं भी हाँ जी बोलो आयशा। sir, what does this mean on the fact is water in and water out? देखो, जब आपने इसको हीट किया है सो ऑब्वियसली आपके वेपर्स का जो टेम्परेचर है दैट इज हायर। तो जब आपके हॉट वेपर्स विल एंटर इनटू दिस कंडेंसर, ओके, सो कंडेंसर की जॉब क्या है? इज टू कन्वर्ट योर गैस इनटू लिक्विड, is to convert your vapors into the liquid form। तो आप क्या करते हो? ये वाटर इन करते हो, ये वाटर आउट करते हो। तो होता ये है, जब आपका वाटर ऐसे जाएगा, ओके मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। जब आपका वाटर ऐसे एंटर करेगा यहाँ पर, ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा आपका वाटर से फिल हुआ है, लेकिन जो बीच में आपको ट्यूब नजर आ रही है जिसका कलर मैं रेड कर रहा हूं, ये यहाँ पर आपके हॉट वेपर्स आ रहे हैं। हॉट वेपर्स को कवर किसने किया हुआ है? वाटर ने। तो बेसिकली अगर आपका सोचो वाटर ना होता, आपका वाटर ना होता, आपका वाटर ना होता, तो वो ठंडा कैसे होता? तो उसको ठंडा रखने के लिए, उसको ठंडा रखने के लिए हमने उसमें पानी डाला। ओके, उसको ठंडा रखने के लिए हमने पानी डाला इसमें। तो इसलिए हम डालते हैं ताकि आपके हॉट वेपर्स का टेम्परेचर कम हो, आपके हॉट वेपर्स का टेम्परेचर कम हो एंड योर वेपर्स बिकम लिक्विड। तो दैट्स द रीजन कि हमने उसमें वाटर इन और फिर ऊपर से वो वाटर आउट होके जो है वो निकल गया। सो द रीजन इज दैट कि उसने आपके फ्रैक्श उसके जो आपका जो कंडेंसर है उसका जो ये ट्यूब है उसको उसने कूल कर दिया, उसके टेम्परेचर को उसने रिड्यूस कर दिया, याद रखना। अच्छा, वाटर इन ऊपर क्यों नहीं है, वाटर आउट नीचे क्यों नहीं है? अगर ऐसा होता, अगर तुम इसको रिवर्स कर दो, वाटर आउट को यहाँ लिख दो, वाटर इन को यहाँ लिख दो, तो क्या होगा? याद रखना कि आपका वाटर इन ऊपर से आएगा और जो है वो फौरन से पास आउट होके नीचे से निकल जाएगा, उसका तो कांटेक्ट ही नहीं होगा इस ट्यूब के साथ इतना ज्यादा। देखो कांटेक्ट होना जरूरी है, कांटेक्ट होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैंने एक थैली में पानी डाला, ओके, एक शॉपर ली, मैंने उसमें पानी डाल दिया, लेकिन पानी डालते ही मैंने उसमें से निकाल दिया, तो वो क्या शॉपर ठंडी होगी यार? थोड़ी देर रुको तो सही, थोड़ा कांटेक्ट में तो आने दो उसके। तो यही काम यहाँ पर भी हो रहा है, जब वाटर नीचे से ऊपर जाता है ना तो इट वुड टेक टाइम। सो व्हेन इट वुड बी टेकिंग टाइम, सो अल्टीमेटली मैं ये कहूंगा कि आपका जो कंडेंसर की ट्यूब है वो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। सो दैट्स द रीजन। ओके, तो इसलिए ये वाटर इन और वाटर आउट जो है वो हो रहा होता है। सो दैट्स व्हाई ए इज योर करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। वैसे ही इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, कभी कभार तो ऐसा भी आता है कि भाई उसमें एरर फाइंड आउट करो आप। तो उन्होंने क्या किया होता है, वाटर आउट को नीचे लिखा हुआ होता है, यानी इसको यहाँ लिखा होता है, इसको यहाँ लिखा होता है, तो हम उस एरर को फिर फाइंड आउट कर लेते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो थर्मोमीटर है आपका, इस थर्मोमीटर को उसने यहाँ के बजाय थोड़ा सा और नीचे किया हुआ होता है, या यहाँ के बजाय थोड़ा सा ऊपर किया हुआ होता है, तो थर्मोमीटर की पोजीशन उसने गलत बनाई हुई होती है।
तो हमें पोजीशन बतानी होती है। ये वो एरर्स हैं जो इस डायग्राम में फ्रीक्वेंटली आप देखोगे कि वो क्वेश्चन कर रहा होगा कि भाई इसमें एरर बताओ, इस डायग्राम में क्या एरर है, तो आप फिर बताओगे कि यार इसमें या तो थर्मोमीटर की पोजीशन गलत है या फिर इसमें वाटर इन और वाटर आउट की पोजीशन अलग है। तो इस तरह से हम उसमें एरर फाइंड आउट कर रहे होते हैं, लेकिन उस हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन 3 की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है एन एक्वियस सॉल्यूशन कंटेन्स अ सॉल्ट y, एडिशन ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन x रिजल्ट्स in a precipitate being formed that redissolves when more x is added. What could solution x and salt y be? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड है, और इसमें जो प्रेसिपिटेट का वर्ड है इसका मतलब होता है कि इनसॉल्यूबल पार्टिकल। इसमें जो प्रेसिपिटेट है इसका मतलब होता है इनसॉल्यूबल पार्टिकल, याद रखना। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि एन एक्वियस सॉल्यूशन कंटेन्स अ सॉल्ट y। ओके हो गया जी, यानी कि हमारे पास जो एक्वियस सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्ट है वो क्या है, y। ओके, एडिशन ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन x, अगर मैं उसमें x डालता हूं, रिजल्ट्स इन अ प्रेसिपिटेट, तो जो आपका कंपाउंड बनता है वो प्रेसिपिटेट है, यानी कि वो क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, यानी कि वो क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। अच्छा जी, बीइंग फॉर्म्ड दैट रीडिसॉल्व्स व्हेन मोर x इज एडेड, जब हम उसमें और x डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है। तो फिर वो कह रहा है व्हाट कुड सॉल्यूशन x एंड सॉल्ट y बी। देखो ये टेस्ट होते हैं, आपको याद हो मैंने आपको एक एटीपी का पेपर करवाया था, उसमें कुछ टेस्ट आपको, वैसे तो उस पर टेबल बना हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको फिलहाल बता दूं कि ये जिंक का टेस्ट है। इसने जितनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर दी है ना, ये जिंक का टेस्ट है, जिंक का। जब आप जिंक को टेस्ट करते हो, उसमें जब आप NaOH डालते हो तो आपको नजर आती है व्हाइट पीपीटी, और जब आप उसमें और NaOH डालते हो तो वो व्हाइट पीपीटी जो है वो गायब हो जाती है। तो अगर कभी भी ऐसा हो रहा हो कि अगर पहले आपने NaOH डाला फिर व्हाइट पीपीटी नजर आई, आपने और जब उसमें ऐड किया तो व्हाइट पीपीटी क्या हो गई, रीडिसॉल्व हो गई, यानी कि गायब हो गई, खत्म हो गई, तो आप समझ जाओ कि आपका जिंक कंफर्म हो गया। आप समझ जाओ कि आपका जिंक कंफर्म हो गया। तो ये टेस्ट है, ये आपको याद रखने हैं। इसकी लिस्ट जो है वो आपको पेपर 4 से मिल जाएगी या पेपर 6 से मिल जाएगी अगर आप IGCSE से हो तो। कॉपर का टेस्ट अलग है, जिंक का टेस्ट अलग है, मैग्नीशियम का टेस्ट अलग है, कैल्शियम का टेस्ट अलग है, क्रोमियम का टेस्ट अलग है। दूसरी तरफ आ जाओ तो फिर हाइड्रोजन गैस के टेस्ट भी हैं, ऑक्सीजन गैस के टेस्ट भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के टेस्ट भी हैं हमारे पास। इसी तरह से अगर आप एन आयोन पे आ जाओ तो क्लोराइड का टेस्ट भी है, ब्रोमाइड का टेस्ट भी है, आयोडाइड का टेस्ट भी है, मतलब कई सारे टेस्ट हैं, तो ये आपको याद रखने होंगे टेस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है वो आपको अगर टेस्ट याद होगा तो आप आंसर आंसर कर पाओगे, अदरवाइज जो ये बेसिकली ये प्योर टेस्ट का क्वेश्चन है, बात समझ रहे हो आप। तो इसमें यूं समझ लो कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, मतलब आपको पता है कि यार एक चीज आपने टेस्ट करनी है और ये आपने डालना है उसमें, तो बात ही खत्म हो गई, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, फिर कह रहा है, अब देखो ये क्वेश्चन है स्टेट्स ऑफ मैटर का और काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का। कह रहा है व्हिच गैस डिफ्यूजेस द फास्टेस्ट एज एट द सेम प्रेशर, कौन सी गैस बहुत ज्यादा डिफ्यूज करेगी, कौन सी गैस बहुत ज्यादा डिफ्यूज करेगी। तो एक तो आपको ये बात पता है कि टेम्परेचर डिपेंड कर रहा होता है इस पर, और मॉलिक्यूलर मास पे ये डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन भी ज्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो डिफ्यूजन भी क्या होगी, कम होगी, सही है। दूसरी तरफ अगर आप आओ तो अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो डिफ्यूजन कम है, और अगर मॉलिक्यूलर मास कम है तो डिफ्यूजन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो नाइट्रोजन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब पता है क्या है, N2, और ऑक्सीजन का मतलब पता है क्या है, O2। इसका मास कितना होता है, 32, इसका मास कितना होता है, 28। तो इसका 28 मतलब ये है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाले ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि या तो A सही है या तो B सही है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसमें टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगी। तो ये 2 in 1 है, एक तो इसका मास भी कम है ऑक्सीजन से और इसका टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो वो फास्टेस्ट की बात कर रहा था ना, तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके जी, तो ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, जरा ट्राई करो पहले आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन 5,
मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट सोचो। हाँ जी, क्या कहते हो, क्या सोचा, क्या आंसर होना चाहिए इसका? सर 1 मिनट मिल सकता है? क्या कह रहे हो? 1 मिनट मिल सकता है? ओके। हाँ भाई अब्दुल्ला जमान, क्या कहते हो, क्या होना चाहिए? सर आई थिंक इसका जवाब डी होना चाहिए। बी फॉर बॉल और डी फॉर डॉक्टर। डी फॉर डॉक्टर। अच्छा जी, ओके लेट्स सी, क्योंकि देखते हैं क्या जो होता है। सल्फेट्स हैं, जो सल्फेट सॉल्ट्स हैं, उनमें सिर्फ 3 इनसॉल्युबल होते हैं, बेरियम, लेड और कैल्शियम। तो जो प्रोटॉन्स हैं वो बेरियम के होते हैं 56, बाकी 12 किसी भी कैल्शियम, लेड या बेरियम में से नहीं है। तो सी या डी हो सकता है। उसके बाद अब आर इसमें गैस है। देखो, हाँ क्यू में कह रहा है कि इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये ग्रुप 2 का मेंबर है। ये तो बात पक्की हो गई कि इट्स फ्रॉम ग्रुप 2। और इसी तरह से इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब ये ग्रुप 7 का मेंबर है। तो तो तभी तो इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर कह रहा है द सल्फेट ऑफ क्यू इज इनसॉल्यूबल, यानी कि ये ग्रुप 2 का जो सल्फेट होता है, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट हो गया और इसी तरह से आपका कैल्शियम सल्फेट हो गया, वो कह रहा है कि जो है ना ये इनसॉल्यूबल है। अच्छा जी, ओके। तो अगर ये इनसॉल्यूबल है मान लेते हैं, चलो आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। एलिमेंट आर इज गैसियस एट रूम टेम्परेचर। देखो, गैस कौन होता है रूम टेम्परेचर पर? क्लोरीन होता है। अब आप बोलोगे सर फ्लोरीन भी तो होता है। भाई फ्लोरीन का मास कितना होता है? आप बोलोगे 19। 19 तो नजर ही नहीं आ रहा मुझे। इसका मतलब ये फ्लोरीन की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये क्लोरीन की बात कर रहा है। क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5। देख लो पीरियोडिक टेबल, देख लो पीरियोडिक टेबल, यही मास होता है इसका। तो ये वाले 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक ए है और एक तुम्हारे पास डी ऑप्शन है। ओके, देखते हैं सारी क्या होता है। एक ए है, एक डी है। ओके, अच्छा। फिर वो प्रोटॉन नंबर की बात कर रहा है, ये तो मुझे समझ आ गई कि यार ये क्लोरीन है। फिर वो प्रोटॉन नंबर की बात कर रहा है, यार क्यू का प्रोटॉन नंबर क्या है? देखो 12 कौन है? मैग्नीशियम है। 56 किसका है भाई? 56 देखना जरा यार, किसका प्रोटॉन नंबर है 56? बेरियम। बेरियम का। तो मतलब मैं अगर इसके सल्फेट की बात करूं, तो ये वाला जो सल्फेट होता है, ये इनसॉल्युबल। वाला जो सल्फेट होता है ये इनसॉल्यूबल होता है। याद रखना, ये तो सॉल्यूबल है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं कि जिनको सब कुछ समझ आ गया,
वो आंसर तक पहुंच गए, किसी ने ए कहा, किसी ने डी कहा। जिस बच्चे ने ए कहा उसने इसलिए कहा क्योंकि उसको पता ही नहीं है सॉल्युबिलिटी का। और अब आप सोच रहे होगे सर मुझे कैसे पता लगेगा सॉल्युबिलिटी का। जब हम एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और जब हम सॉल्ट पढ़ा रहे होते हैं, वहां पर हम सॉल्युबिलिटी के रूल्स बताते हैं। ये सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, ये पार्शियली सॉल्युबल है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, तभी हम इसका बोलेंगे कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल सी बात है ना। अब आपको ये नहीं पता कि ये इनसॉल्युबल है और ये सॉल्युबल है, तो मतलब कि आप फिर इसका आंसर नहीं कर सकते। सो इसलिए फॉर दिस क्वेश्चन यू मस्ट मेमोराइज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट्स। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। इट्स फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। It's from the periodic table. कहता है which statement about iodine atoms and iodide ions is correct. They are both isotopes of iodine. ऐसा कैसे हो सकता है यार? Iodide is I minus, iodine is only I. इसका प्रोटॉन नंबर होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है। बताना जरा यार, आयोडीन का प्रोटॉन नंबर पीरियोडिक टेबल देखकर। मुझे मास पता है इसका 126 होता है। आपको इसके इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? हाँ तो इसके इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन ही है ना? हाँ, ग्रुप तो 7 में होगा। हाँ, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर शेल में, इसका मतलब। अरे भाई टोटल टोटल बताओ यार। ओ टोटल, टोटल इसके हैं 53। 53 प्रोटॉन्स हैं और 53 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जब तुम आयोडाइड पे आओगे तो 54 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 53 प्रोटॉन हो जाएंगे। ये तो आइसोटोप्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दे हैव द सेम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी को चेक करते हैं। दे अंडरगो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। दे अंडरगो द सेम केमिकल प्रॉपर्टी ऐसा कैसे हो सकता है? जब दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग हैं तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी कैसे सेम होंगी? केमिकल प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। सो ये भी गलत हो गया। सी में दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिल्कुल सही है। 53 प्रोटॉन, 53 प्रोटॉन इफ यू कैन सी। सो दैट्स व्हाई सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। The element chlorine has two वैसे isotopes. जो हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट वो होती हैं। प्रोटॉन से वो रिलेटेड न्यूट्रॉन नहीं से होती? रिलेटेड होती हैं। अच्छा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इज केमिकल एंड अदर्स आर फिजिकल। ओके। ओके। हाँ जी, 7 में कह रहा है कि इन द पीरियोडिक टेबल क्लोरीन इज शोन एज दिस। Which raw shows the correct percentage of each isotope in a sample of naturally occurring chlorine? तो भाई आइसोटोप्स की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपको कि लाइक हाउ मच क्लोरीन 35 इज प्रेजेंट इन एन एटमॉस्फेयर एंड हाउ मच क्लोरीन 37 इज प्रेजेंट इन एन एटमॉस्फेयर। सो दैट्स व्हाई योर दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि मुझे याद है ये। इसी तरह आपको भी याद होना चाहिए। आधे बच्चे ये सोच रहे होते हैं क्या क्या याद करेंगे, हमें पता कैसे लगेगा भाई? हमें कैसे पता लगेगा कि क्लोरीन का इतना होता है, इतना होता है ना भाई? तो ये बहुत सारे नहीं है बेटा, ये क्लोरीन इकलौता ही है। ये घर में एक ही बेटा है जो इकलौता है। सही है ना? इसके अलावा आपको एज सच याद नहीं रखना। क्लोरीन तो खास है, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलो जी, क्वेश्चन 8। ये तो बिल्कुल ही बेबी क्वेश्चन है यार, ये तो मुझे उम्मीद है बता दोगे। क्वेश्चन 8 बताइएगा जरा जी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8। यस यस यस। हाँ जी, क्या कहते हो? क्वेश्चन 8। हम्म। सेम न्यूक्लियॉन नंबर होना चाहिए, डिफरेंट प्रोटॉन नंबर होना वो चाहिए। वो कह रहा क्या है? वो कह रहा क्या है? देखो ना क्वेश्चन 8 में। न्यूक्लियन नंबर
न्यूक्लियॉन नंबर बताओ इसका। अच्छा, ये तो 235 है। हाँ ना, और क्या, एकदम बिल्कुल। जो बड़ा नंबर होता है वो मास नंबर होता है। मास नंबर इज ऑल्सो नोन एज द न्यूक्लियॉन नंबर। सिंपल सी बात है। ओके जी, सही है, आगे चलो। सिलिका 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 हैज अ जायंट स्ट्रक्चर, हमें भी पता है भाई। Each silicon atom is joined to four oxygen atoms by covalent bonds. Part of the structure is shown, और अगर part of the structure is shown, तो which property would silica be expected to have? Good conductor, गलत। No free electron in this। है ना, मैंने बताया था ना केमिकल बॉन्डिंग में, जब हम पढ़ा रहे थे आपको, ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिका। सिर्फ ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, बाकी ना डायमंड होता है ना सिलिका होता है। नंबर टू, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, ये बताया था हमने आपको जायंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, तो बाकी गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 भी टेक्निकल क्वेश्चन है, रिलेटेड टू केमिकल बॉन्डिंग। सोचो, फिर हम आपको बताते हैं फटाफट। ए। A, okay. Element X and Y to react to form compound XY. Element Y has more electrons. And its outer shell, जिसके पास more electrons होते हैं वो नॉन मेटल होता है, और जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल होता है। So means that compound XY conducts electricity in the molten state। अच्छा, मतलब ये आयोनिक कंपाउंड है। अगर आपको याद आ रहा हो, हम आपको क्या बताते थे, कि आयोनिक कंपाउंड तो गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इन द मोल्टन स्टेट और एक्वियस स्टेट। ओके, which raw correctly shows the electron change that occurs during the reaction and the type of bonding in compound XY। देखो, x डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि x इज अ मेटल टू द y एंड द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज आयोनिक। यही तो हो रहा होता है आयोनिक में, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इस तरह से उन पे ऑपोजिट चार्जेस आते हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड फाइनली आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। चले जी, 11 आपको बनाना पड़ेगा, 11 आपको बनाना पड़ेगा, ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ आपको। Sir, I didn't understand how X donates electron to Y if it has less electrons. देखो, it's mean that let's suppose X is a sodium, it has less number of outer electrons, it has only one electron. And if you talk about chlorine, it's a non-metal, it has more outer electrons. So ultimately, sodium is a metal, it has one electron, so it would lose one electron to the chlorine, and chlorine would be gaining one electron. So that's the reason कि जो कम इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके आउटर शेल में, दे आर मेटल्स, एंड मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो वो उसकी बात कर रहा है, बात समझ आ रही इसका है। बी होगा, 11 का बी है। 11 का बी फॉर बॉल। यस। अच्छा, ओके, सो मैं इसको बनाता हूँ, जरा देखिएगा। कह रहा है विच कंपाउंड हैज द मोस्ट सिंगल बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल। ज्यादा सिंगल बॉन्ड। तो भाई ये तो हमें बना के देखना पड़ेगा कि कितने सिंगल बॉन्ड हैं और कितने सिंगल बॉन्ड नहीं है। सो लेट्स सी, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, जरा देखिएगा जरा, कि ए को अगर मैं ड्रॉ करूं, तो ये देखो जरा, ए मैं बनाने लगा हूं यहाँ पर। तो A is this, H
CH H H H। कितने सिंगल बॉन्ड्स बने हैं? आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 सिंगल बॉन्ड्स बने हैं, 7 7 बने हैं, 7 बने हैं। और जब मैं बी को बनाऊंगा तो लेट्स सी के बी के कितने बनेंगे। तो भाई बी का स्ट्रक्चर है, 2 कार्बन है, फिर OH भी लगा हुआ है, फिर इनके साथ इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। काउंट करो जरा बॉन्ड्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 सिंगल बॉन्ड्स हैं। इसको अगर तुम बनाओगे तो इसमें देखना जरा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, काउंट करो जरा सिंगल बॉन्ड को, डबल को नहीं, सिंगल को काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 7 बॉन्ड्स हैं। मैं इस डबल को एक काउंट कर रहा हूं, याद रखना। तो ये 7 बॉन्ड्स हैं। जरा आइए इसको ट्राई करेंगे हम। तो जब मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो यार ये तो 3 कार्बन है, अगले वाले के साथ 3 हाइड्रोजन है, दूसरे वाले के साथ 1 हाइड्रोजन है, तीसरे वाले के साथ 2 हाइड्रोजन है। समझ जाओ यहाँ डबल बॉन्ड है। फिर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। है भाई, ये भी 8 आ गया भाई। अब ये क्या चक्कर है, क्या कहते हो मदार का? इन वन मॉलिक्यूल, मोस्ट सिंगल सर बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल। तो हालांकि इसमें भी 8 आ रहा है, उसमें भी 8 आ रहा है, तो फिर क्यों बी आपने कहा? ये क्वेश्चन है। डबल बॉन्ड तो एक सिंगल बॉन्ड काउंट नहीं ना करेगा। मोस्ट सिंगल बॉन्ड उसने पूछा। एग्जैक्टली तो सारे सिंगल बॉन्ड्स इसके अंदर हैं, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस बच्चे का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम अच्छा है, यानी उसको पता है कि हाँ यार मुझे पता है इसमें सिंगल है, इसमें डबल है, इसमें ट्रिपल है, तो भाई वो तो कर लेगा आसानी से। अदरवाइज बाकी बच्चा फंस जाएगा। तो योर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम मस्ट बी करेक्ट। अच्छा अच्छा, फिर आना आपको वैलेंसीज भी पता होनी चाहिए यहाँ पर, किस ग्रुप की कौन सी वैलेंसी होती है। उससे आपको बड़ी हेल्प होगी, कम से कम एटलीस्ट इतना तो पता लग जाएगा ना, यार ये 1 बॉन्ड बनाएगा, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ये 3 बॉन्ड बनाएगा, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा और ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, याद रखना ये बात। Next question is related to the redox. Next question is related to the redox. या वैसे भी एक जनरल क्वेश्चन है कि कम से कम एटलीस्ट अगर मैं आपको कभी फॉर्मूला बताऊं तो आपको पता तो होना कि इस पे चार्ज कौन सा है, चार्ज कौन सा है। तो पक्की बात है कि कंपाउंड का जो पहला पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, जो दूसरा पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है। याद रखना, पहला पार्ट इज पॉजिटिव, दूसरा पार्ट इज नेगेटिव। ओके, तो क्या कहते हो, क्वेश्चन 12 का क्या आंसर होना चाहिए? सी। सी? ना कर यार, सी तो नो 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 नो, सी तो नहीं लग रहा मुझे इसका। सी नहीं है भाई, सी नहीं है। और सोचो और सोचो, चलो हमने एक आपको बता दिया फिर कि यार तो ये बस गलत है। डी हो गया। क्या कह रहे हो? फिर डी हो गया। बी फॉर बॉल? नहीं, डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग भी गलत है, डी फॉर डॉग भी गलत है भाई 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 भाई। चलो मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। देखो, NH4 के नीचे क्या है? कुछ भी नहीं है। VO3 के नीचे क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब 1 है। तो पहला +1 और दूसरा -1, तो इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलो एक और मैं आपको इससे मिलता जुलता दिखाता हूँ। Al2O3, मैं आपसे पूछूं एल्यूमिनियम का क्या चार्ज है, आप बोलोगे +3 है। इसका क्या चार्ज है? -2 है, क्योंकि यहाँ नंबर इसका लिखा होता है और यहाँ नंबर इसका लिखा हुआ होता है। तो वहां तो भाई ना इसके नीचे कुछ है ना इसके नीचे कुछ है,
अब अगर आप ये सोच रहे हो सर है तो सही NH4, अबे भाई मेरे ये NH4 पूरी एक ही चीज है और ये VO3 पूरी एक ही चीज है। तो इनके नीचे 1 1 लिखा हुआ है, तो ये एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए। दैट्स वाई एक +1 है तो एक -1 है। ओके हो गया जी, सेट हो गया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मोल्स 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 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मोल्स। यस, ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। इसके लिए तो पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा फिर। देखते हैं भाई क्या आंसर है इसका। आप क्या कहते हो, सी कह रहे हो? ओके, देखो इन्होंने ना आपको सल्फर का मास दिया हुआ है और ऑक्सीजन का मास पूछा हुआ है। ओके, तो एक काम करो मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ। सही है, मास मास से मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये सल्फर है, फिर ये ऑक्सीजन है, इसका मास है 32, इसका मास भी है 32, 16 टाइम्स 2 बेसिकली। तो अगर ये 16 हो तो ये कितना होगा, कितना होगा है भाई? 32x = 16 टाइम्स 32, 32 से 32 कैंसिल, x = 16। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। तो अगर आपको मास दिया हो ना और मास फाइंड आउट करना हो तो ये तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन होता है। तो आप बजाय इसके कि पहले मॉल में जाओ, अपने ट्रक को इतनी दूर से घुमा के लाओ, ये वाला सही है कि मास से मास फाइंड आउट कर लो। वरना तो फिर मोल फाइंड आउट करना होता है, फिर मोल से मास को निकालोगे तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो इसलिए मास टू मास इज गुड। डायरेक्ट सॉल्व कर दो उसको तुम लोग, तो ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाता है। ओके हो गया जी। हम्म। तो इंशाल्लाह इस पेपर को कंटिन्यू करेंगे, उसको कंप्लीट कर लिया करो पेपर को। हमने आपको बार बार बोला है बेटा, पेपर को कंप्लीट नहीं करते हो आप, कंप्लीट लाजमी किया करो। सही है ना? और पहले भी हमने एक पेपर किया था, इससे पहले की बात कर रहा हूँ। सर